एक बहुत ही बड़े राजा के बच्चे को किंगडम से बहिष्कृत कर दिया गया था, लेकिन सालों बाद वो अपने अंकल से बदला लेने के लिए आया। उसके पास पता नहीं किसी गॉड की शक्तियां आ चुकी थीं। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है लैंग नाम के एक बहुत ही बड़े राजा को दिखाते हुए, जिसका साम्राज्य बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। लैंग अपने बहुत बड़ी सेना के साथ दुश्मनी साम्राज्य को हराकर वापस लौट रहा था। सभी साम्राज्य वाले लैंग अपने राजा का अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से उनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे। लैंग अपने साथ उस दुश्मनी साम्राज्य का सारी चीजें लेकर आ चुका होता है और उन्होंने कई लोगों को बंदी भी बना लिया था। इससे उनके साम्राज्य का बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो फाइनेंशियल कंडीशन में काफी अच्छे होते जा रहे थे। लैंग की फैमिली में उसका एक भाई जिसका नाम फिश होता है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे एमलेट के साथ रहता था। लैंग के भाई एमलेट ने इस पूरे युद्ध में उसका बहुत ही अच्छी तरीके से साथ दिया होता है और इसीलिए सभी बहुत ज्यादा खुश थे। लैंग अपने बेटे एमलेट से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बाद उसका ही बेटा साम्राज्य का नया राजा बने। लैंग ने तो दुश्मनी साम्राज्य के कई सारे सोने की मदद से एक ज्वेलरी बनाई जो अपने बेटे को गिफ्ट किया। एमलेट भी इस बात से खुश हो जाता है। लैंग अपनी वाइफ से बातें कर रहा था कि कैसे अपने बाद वो अपने बेटे एमलेट को ही राजा बनाएगा, लेकिन उसकी वाइफ बताने लगी कि अभी हमारा बेटा छोटा है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है और वो डिसीजन कैसे लेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एमलेट के राजा बनते ही उसके कई सारे दुश्मन बन जाएंगे, यानी एमलेट की जान को खतरा हो सकता है। और अगर एमलेट को राजा बनाना ही है तो सबसे पहले तुम्हारे भाई फिश को खत्म करना होगा, क्योंकि फिश ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इस पूरी जंग में। एक तरीके से देखा जाए तो लैंग के बाद उसके भाई फिश को ही ये पूरी साम्राज्य की बागडोर संभालनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो शायद फिश हमारे खिलाफ हो जाए। ये चीजें बहुत ही खतरनाक तरीके से एंड हो सकती थी, इसीलिए लैंग चाहता था कि उसका ही बेटा एमलेट राजा बने। लैंग अब अपने बेटे एमलेट को लेकर गांव के बाहर चले जाता है, जहां पर उसके फादर उसे लेकर आए थे। ये एक बहुत ही पवित्र जगह होती है जिससे लोगों को हिम्मत मिलती थी। यानी लैंग चाहता था कि एमलेट बहादुर बन जाए और साम्राज्य को अच्छी तरीके से संभाले। उस जगह पर उन्हें एक प्रीस्ट मिला जो कि अजीब तरीके के सारे रिचुअल्स करने के लिए बोल रहा था। लैंग अपने बेटे एमलेट को सारी चीजें बताता है और कहता है कि हमें ये कंप्लीट करना ही होगा, जिससे तुम्हें कई सारी पावर्स मिल सकती हैं। वो तो जानवरों की तरह बिहेव कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। एमलेट बहुत ज्यादा कमजोर था, इसीलिए वो ज्यादा चिल्ला नहीं पाता। लैंग उसे फिर भी फोर्स कर रहा था ये चीजें परफॉर्म करने के लिए। सारे रिचुअल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाने के बाद अब यहाँ लैंग को लगने लगा कि उसका बेटा रेडी है साम्राज्य को संभालने के लिए। सिर्फ एमलेट को थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है जो वो खुद उसे प्रोवाइड करेगा। अब लैंग यहाँ अपने बेटे एमलेट को लेकर वापस लौट रहा होता है किंगडम की तरफ, पर अचानक उन्हें चारों तरफ से कुछ सैनिकों ने घेर लिया था। ये सैनिक किसी और के नहीं बल्कि उसके भाई फिश के होते हैं। यानी फिश ने अभी से ही हमला बोल दिया है अपने भाई के खिलाफ। लैंग यहाँ अपने बेटे एमलेट को तुरंत कह देता है कि तुम यहाँ से भागते जाओ जब तक कोई सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाए। एमलेट अपने फादर की बातें मानकर वहाँ से जाने लगा और अब अचानक सोल्जर्स लैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसकी बॉडी पर मल्टीपल एरोज मार दिए, जिससे लैंग वहीं पर मर गया। और अब यहाँ फिश अपने सैनिकों को बोल देता है जाकर एमलेट को पकड़ कर लाएं। एक सैनिक तो एमलेट तक पहुंच भी गया था, पर एमलेट ने उसका नाक ही काट दिया। यानी वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पर एमलेट जब वापस अपने साम्राज्य की तरफ आया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोगों को फिश की सेना मारते जा रही है। फिश के सोल्जर्स ने तो उसकी मदर को भी बंदी बना लिया था और अपने साथ लेकर जाने लगे। फिश का घायल साथी फिश के पास आकर बताने लगा कि एमलेट मर चुका है। अगर वो सोल्जर ऐसा बोलेगा कि वो एमलेट को पकड़ने में नाकामयाब रहा तो फिश उसे ऐसे ही मार देगा। इसीलिए उसने एक बहाना बनाया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमलेट तो अभी भी जिंदा था, जो एक नाव की मदद से वहाँ से दूर जा रहा होता है। एक ही झटके में एमलेट की पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। वो एकदम से नाजुक हो चुका था और उसे कुछ समझता नहीं कि वो क्या करे। बट एट द एंड उसने एक डिसीजन लिया कि वो बड़ा होकर इतना काबिल बनेगा कि अपने मॉम एंड डैड की मर्डर का बदला लेगा। अब यहाँ से लगातार कई साल बीत जाते हैं। हमें एमलेट दिखाया गया जो अब काफी बड़ा हो चुका था और एक कबीले के लिए काम करता था। ये सभी कबीले के सोल्जर्स अलग अलग कबीले पर जाकर वहाँ अपना राज किया करते। वो लोगों को मारते, उनके रिसोर्सेज छीन लेते और अपनी टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ाते जाते। एमलेट को ये सब अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसके दिमाग में एक एम होता है। वो अपनी सेना बनाना चाहता था, इसीलिए कनेक्शन बनाना जरूरी होता है। एमलेट ने अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी उसी जगह पर बिता दी थी, पर वो अपने लाइफ का मकसद भूला नहीं था। अब यहाँ एमलेट जब उसी कबीले से गुजरता रहता है तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत के ऊपर पड़ी। उस बूढ़ी औरत की तो आंखें ही नहीं थी और उसने अजीब तरीके का गेटअप डाल कर रखा था। उसने तो अब एमलेट को अपने पास बुलाया एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए। बूढ़ी औरत ने साफ कह दिया होता है कि वो एमलेट के अंकल यानी कि फिश को जानती है, जिसके सौतेले बेटे ने उसकी ये हालत की और आज वो बहुत ज्यादा तड़प रही है। अच्छी बात
बात तो ये थी कि उस बूढ़ी औरत को फ्यूचर देखना आता था, इसीलिए अब वो एमलेट का हाथ पकड़ती है और उसके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। एमलेट उस बूढ़ी औरत से और भी बहुत सारी बातें पूछना चाहता था, पर अगले मोमेंट में वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। एमलेट के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने वापस कबीले में आ गया। कबीले में कई सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि हर महीने राजा फिश के कई सारे साथी यहाँ पर आकर अपने गुलाम लेकर जाते थे। अब एमलेट को ये एक बहुत ही अच्छा प्लान लगा उसके साम्राज्य में जाकर अपने अंकल फिश से बदला लेने का, इसीलिए वो चोरी चुपके उन्हीं गुलामों के बीच में जाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो फिश के साम्राज्य में उसे लेकर चले जाए। ये बातें अभी तक किसी को भी नहीं पता थी कि उन गुलामों के बीच में एमलेट भी जाकर छुप गया है, यानी वो एक तरीके से जानबूझकर खुद को गुलाम बना रहा है ताकि वो फिश तक पहुंच सके। अब यहाँ फिश के साम्राज्य में पहुंचने के लिए एक बहुत ही बड़े समुद्र को पार करना होगा। सारे पकड़े गए गुलामों को उसी नाव में डाल दिया जाता है और अब लगातार दूसरे आइलैंड तक पहुंचने का सफर जारी कर देते हैं। थोड़े समय तक तो वो समुद्र का सफर बड़े अच्छे से कट रहा था, पर अब अचानक समुद्र में काफी बड़ा तूफान आ गया। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि उनकी बोट डूबने लगी थी। अब उसी नाव के अंदर एमलेट की मुलाकात ओल्गा नाम की एक लेडी से होती है। ओल्गा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और पानी में गिरने ही वाली होती है। उस मोमेंट पर हेमलेट ने ओल्गा की मदद की और बाकियों को गाइड किया कि कैसे नाव पर बने रहें, यानी वो एक तरीके से नाव पर एक कैप्टन की भूमिका निभा रहा था। ओल्गा हेमलेट की इस बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसने तो उसकी जान बचाई है, इसीलिए अब ओल्गा हेमलेट से बहुत अच्छी दोस्ती भी कर लेती है। दोनों अपना सफर इसी तरीके से तय करते हुए नाव में आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो एक आइलैंड के पास पहुँचते हैं जहाँ सभी उतर कर किनारे पर गए। फिश के कई सारे सोल्जर्स उन्हें वहाँ पर पकड़ते हैं और अपने साम्राज्य की तरफ लेकर जाते हैं। हेमलेट को पता चला कि फिश ने ये सारे साम्राज्य को एक दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया है और ये वही आइलैंड है जहाँ पर वो सारी संपत्ति को जमा करके रखता था। एक तरीके से फिश ने अपने भाई यानी कि लैंग से ही ये सारी चीजें छीनी होती हैं और इसी चीज का दुख हेमलेट को आज तक था। ओल्गा और बाकी गुलामों के साथ जब उन्हें बांध कर लेकर जाया जा रहा था तो ओल्गा तुरंत समझ गई कि हेमलेट यहाँ पर जानबूझकर आया है। ओल्गा ने तो हेमलेट से उसका विजन पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। तब उस मोमेंट पर जाकर हेमलेट ने उसे सारी बातें बता दी कि कैसे वो अपने अंकल फिश से बदला लेना चाहता है। बचपन में ही उसके अंकल ने उसकी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी थी, पर अब जाकर वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। ओल्गा को यहाँ पर हेमलेट की बातें एकदम सच्ची लगती है और वो उसका साथ देने का प्रॉमिस भी कर रही थी। थोड़े समय के अंदर बंदी बनाए गए हुए सभी लोगों को राजा फिश के सामने लाया जाता है। फिश तो हेमलेट को देखकर तुरंत ही एकदम कॉन्शियस हो गए थे। वो उन्हें कुछ फेमिलियर सा लग रहा था, इसीलिए उसके पास जाकर चेक करने लगे। हेमलेट से नाम पूछने पर वो अपना नाम कुछ और ही बताता है, इसीलिए फिश को शक नहीं हुआ। लेकिन अब राजा फिश को हेमलेट जैसे ही कई सारे नौजवान चाहिए जो उनका डेली काम कर सके। एक तरीके से राजा फिश उन सभी गुलामों से अपने पर्सनल काम करवाया करता था। ओल्गा के साथ कुछ और लोगों को भी सेलेक्ट कर लिया जाता है वहाँ पर पानी भरने, खाना बनाने और भी डेली लाइफ की चीजें करने में। हेमलेट थोड़ा सा ताकतवर था, इसीलिए उसे बहुत सारे भारी भरकम चीजें उठाने का काम दे दिया गया। कई दिनों तक हेमलेट बिना कुछ सोचे समझे ये काम करता रहा क्योंकि वो सही समय आने का वेट कर रहा था। एक मोमेंट ऐसा आया जब हेमलेट ये सारे काम करके एकदम परेशान हो गया था। ओल्गा भी उस समय उसके पास आकर उसे सपोर्ट करती है। हेमलेट को यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात पता चली कि उसकी मदर अभी भी जिंदा है और फिश ने तो हेमलेट की मदर को अपने पास बंदी बना कर रखा हुआ है। इन सारी पर्सनल बातों से हेमलेट का मोरल और ज्यादा डाउन हो जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो फिश की इतनी बड़ी साम्राज्य पर हमला कैसे करे और फिश से अपना बदला कैसे ले। रात के समय हेमलेट जब थोड़ा घूम रहा होता है तभी उसे एक जानवर दिखाई दिया। वो जानवर कुछ आवाजें करके उसे अपने पास बुला रहा था, इसीलिए अब हेमलेट जल्द से जल्द उसका पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंचा। अंदर जाते ही उसे एक प्रीस्ट दिखाई दिया जो कि अजीब तरीके की झाड़ फूक कर रहा था। उस प्रीस्ट ने तो तुरंत ही हेमलेट को पहचान लिया और उससे कहा कि तुम राजा लैंग के बेटे हो, क्योंकि उसे पता है कि कई साल पहले लैंग अपने बेटे को यहीं पर लेकर आया था। हेमलेट को भी थोड़ी थोड़ी बातें वो याद आने लगती हैं। अब यहाँ वो प्रीस्ट सच्चाई बता रहा था और एक स्कल सामने रख देता है। दरअसल ये उस पुराने प्रीस्ट का स्कल होता है जो कई साल पहले लैंग और हेमलेट को अच्छी तरीके से परखा था, यानी उसी ने बताया होता है कि हेमलेट आगे चलकर बड़े बड़े काम करेगा। अब इस करंट प्रीस्ट में इतनी ताकत होती है कि वो पुराने वाले मरे हुए प्रीस्ट के स्कल से बातें कर सकता था। वो अपने बहुत सारे काले जादू का यूज करता है और उस प्रीस्ट के स्कल से बातें करना स्टार्ट भी कर देता है।
पुराना प्रीस्ट तो अब यहाँ अच्छी तरीके से एमलेट से समझने लगा था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। बात ये थी कि इस पुराने वाले प्रीस्ट को राजा फिज ने ही मार गिराया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से ये और भी लोगों को उसके खिलाफ बढ़ गए। अब तो यहाँ एमलेट ने भी क्लियर कर दिया कि उसे फिज से बदला लेना है, लेकिन वो कहाँ से शुरू करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब जाकर प्रीस्ट के स्कल ने एमलेट को एक तलवार के बारे में बताया। ये एक बहुत ही पवित्र तलवार होती है जिसके अंदर कई सारी शक्तियां मौजूद थीं, लेकिन इसे पाना उतना ज्यादा आसान नहीं होता। इसके लिए एमलेट को अपने दिमाग को शांत रखना होगा और उस पूरे इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। प्रीस्ट ने उसकी लोकेशन बता दी होती है, इसीलिए एमलेट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। वो सीधा निकल पड़ता है उस गुफा की तरफ जहाँ पर वो तलवार रखी गई है। कई पहाड़ ट्रेवल करते हुए वो आखिरकार उस गुफा में पहुंच भी गया था। एमलेट जब थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ता है तभी उसे एक राजा का पुतला दिखाई दिया। उस राजा के हाथों में वही तलवार मौजूद थी जो उस कल वाले प्रीस्ट ने बताई होती है। एमलेट को लगा कि ये तो बहुत ही इजी था, वो इसे ले लेगा और यहाँ से चला जाएगा। पर जैसे ही एमलेट तलवार को हाथ लगाने जाता है तभी उस राजा का पुतला जिंदा हो चुका था। वो तो अब उसी तलवार की मदद से एमलेट को जान से मारने की कोशिश करने लगा। एमलेट उसे बच रहा था और अच्छी तरीके से डॉज भी कर रहा था। एमलेट बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता, बल्कि अब उसने तो चालाकी से राजा के बॉडी को सूर्य की किरणों के बीच में ला दिया था। इससे वो बॉडी एक जगह पर ही रुक जाती है। एमलेट ने वो तलवार ले ली और उसका सर काट दिया, पर बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था। ये सब एमलेट के दिमाग में एक इल्यूजन की तरह चल रहा था। एमलेट जब एकदम शांतिपूर्वक भाव से उस तलवार को राजा के हाथ से निकालता है तो राजा की पूरी बॉडी एकदम से खाक बन गई थी। अच्छी बात ये हुई कि एमलेट के पास वो पावरफुल तलवार आ चुकी है। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर चुका था कि वो फिज और उसके साम्राज्य को खत्म करना स्टार्ट कर देगा। वो सीधा निकल पड़ा उसके साम्राज्य की तरफ। हमें अब दूसरी तरफ राजा फिज दिखाए गए जो कि ओल्गा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। ओल्गा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ ये गंदा काम ना किया जाए, पर अब इन्हीं बातों से राजा फिज को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने सैनिकों से ओल्गा को सजा देने के लिए मांग की। यहाँ एमलेट ने अपनी वो तलवार किसी घास फूस वाले ढेर के अंदर छुपा कर रखी थी और सुबह होने पर वो निकल पड़ा ओल्गा से मिलने के लिए। एमलेट ओल्गा से प्रॉमिस कर लेता है कि वो जल्द से जल्द फिज को मार कर उसे यहाँ से आजाद करेगा। ओल्गा भी अब एमलेट के ऊपर भरोसा करने लगी थी क्योंकि उसके इंटेंशंस बहुत ही साफ होते हैं। देखकर यही लग रहा था कि एलमेट और ओल्गा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। पर अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ राजा फिज के सिपाही आ गए थे जो उन दोनों को अलग कर देते हैं। उनके हिसाब से किसी भी मेल और फीमेल को एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर राजा फिज के सभी साथी एमलेट और कई सारे गुलामों को लेकर अपने साथ एक गेम खिलाने के लिए लेकर चले गए थे। ये गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं था, बल्कि इसके अंदर दूसरे किंगडम के लोगों से फाइट की जाने वाली थी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक सामने वाला अपोनेंट मर न जाए। जिस भी किंगडम का सिपाही लास्ट में बचेगा वही किंगडम ये गेम जीत जाएगा। एक तरफ फिज की टीम होती है और दूसरी तरफ उसके पड़ोसी वाले किंगडम के लोग। फिज की टीम में तो एमलेट भी शामिल होता है जिसके ऊपर अब सभी लोग हमला करने लगे थे। एमलेट बहुत बहादुरी से उनका सामना करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, बट एक समय के बाद वो बहुत कमजोर हो चुका था। ये सारी चीजें राजा फिज का बेटा बिल्कुल भी देख नहीं पाता, इसीलिए अब वो खुद अपनी टीम के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। फिज का बेटा बहुत ही नादान था और उसे कुछ समझ नहीं होती, इसीलिए वो बैटल ग्राउंड के एकदम बीचों बीच आ गया जिससे कि उसे चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। दूसरे किंगडम का एक सोल्जर तो अब यहाँ राजा फिज के बेटे को जान से मारने वाला था, बट अगले ही मोमेंट में एमलेट वहाँ पर आ जाता है और अपने कजन यानी कि फिज के बेटे को बचाते हुए उस दूसरे सोल्जर को मारने लगता है। यानी कि एमलेट ने अपने कजन की जान बचा ली थी और अपने दुश्मनों को भी खत्म करके ये गेम जीत गया था। जल्द से जल्द राजा फिज और सभी सैनिक उसके बेटे को पकड़ते हैं और जल्द से जल्द उसका इलाज कराने के लिए लेकर जाते हैं। हमें अब यहाँ पर रात का समय दिखाया गया जहाँ राजा फिज के कई सैनिक एमलेट के पास आकर उसे धन्यवाद कहने लगे क्योंकि उसने बड़ी बहादुरी से फिज के बेटे की जान बचाई है। इसके लिए वो उसे रिवॉर्ड देना चाहते थे जिसमें कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है। यानी उन सभी को भी रियलाइजेशन था कि एमलेट और ओल्गा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब एमलेट को इतने समय बाद ये एक अच्छा मौका मिला था कि वो ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड कर सके और वो ऐसा करता भी है। रात भर वो दोनों बहुत ज्यादा जश्न मनाते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। इस टाइम पर एमलेट को बहुत खुशी हो रही थी और वो इतने समय बाद बहुत एंजॉय कर पा रहा होता है। अब अगले दिन जब सुबह हो रही थी तो फिज एकदम चौंक गया क्योंकि उसके कई सारे सिपाहियों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया होता है। फिज ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि ये किसने किया। उसका सीधा शक उस दूसरे किंगडम वाले के सैनिकों पर जाता है जिन्होंने गेम हार जाने के कारण ये बदला लिया है।
इसीलिए फिश भी उनके ऊपर हमला करने का डिसाइड करता है। बट इससे पहले वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ गई। उसने जब ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखा तो वो बताने लगी कि ये किसी आत्मा का काम है, यानी ये किसी इंसान नहीं बल्कि एक सोल का काम हो सकता है जो हम सबसे गुस्सा हो चुकी है। फिश ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तब जाकर वो बूढ़ी औरत बताने लगी कि हमें उस आत्मा को खुश करना होगा किसी की बलि देकर। तो अब होना क्या था, फिश उनमें से किसी गुलामों को उठाता है और उसकी बलि देने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने आदमियों को कह दिया था कि जल्द से जल्द रात होने पर इसकी बलि दे दी जाए, जिससे कि वो आत्मा जो नाराज हो चुकी है वो एकदम नॉर्मल हो जाए। राजा फिश ने एक गुलाम की बलि चढ़ाने के लिए रख तो दिया था, पर अब उनका पाला गया कुत्ता एकदम पागलों की तरह उनके ऊपर ही हमला करने लगा। राजा फिश को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस कुत्ते को ही मार देते हैं। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दे दिया था कि इस गुलाम का बलिदान दे दिया जाए, लेकिन जब अगले दिन आकर वो देख रहे थे तो उस जगह पर एक गुलाम की बलि नहीं दी गई थी, बल्कि उनके ही किसी इंपॉर्टेंट सोल्जर्स को मार दिया गया होता है। अब ये कौन कर रहा था, ये सारी चीजें फिश को नहीं पता होती। वो बहुत गुस्सा हो गया और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिससे कि वो दुश्मन का पता लगा सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एमलेट दिखाया गया, जो कि अपनी तलवार लेकर अपनी मदर से मिलने जा रहा था। अपनी मदर के पीछे आने के बाद वो उन्हें सब कुछ बताने लगा कि कैसे वो उसका बेटा एमलेट है और सालों बाद वो अपने अंकल फिश से बदला लेने के लिए आया है। वो उसे मार देगा और फिर वो दोनों यहाँ से अच्छी तरीके से चले जाएंगे। बट यहाँ एमलेट की मदर उससे कहने लगी कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे हैं जो मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। बल्कि एमलेट की मदर तो लैंग के बारे में बताने लगी थी कि कैसे वो कितना सेल्फिश था, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे और गोल्ड अपने पास जमा करने का शौक था। लैंग जितने भी जंग जीतता उसमें फिश का इक्वली हाथ होता, बट राजा फिश को ज्यादा क्रेडिट नहीं देते थे। इसी वजह से एमलेट की मदर ने फिश को मैनिपुलेट किया और उसकी मदद से लैंग को मरवा दिया। एक तरीके से एमलेट की मदर ही उसके हस्बैंड का कातिल बन गई थी। ये सारी चीजें जब एमलेट को पता चली तो वो एकदम से शॉक रह गया। एमलेट तो कहने लगा कि वो तलवार की मदद से तुम्हें भी मार देगा, क्योंकि एमलेट की मदर भी उस पूरे प्लान में शामिल है जिसमें कि उसकी फैमिली को खत्म किया गया। एमलेट जब वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसकी मदर उसके पास आकर बोलने लगी कि तुम जाकर फिश को मार दो और उसके बाद मैं रानी बन जाऊंगी, जिससे कि हम पूरे साम्राज्य पर एकत्र राज करेंगे। एमलेट ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी मदर को वहीं पर छोड़कर चला गया। एमलेट को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने फिश के बेटे की जान ले ली। वो उसी तलवार से उसे मार कर वहाँ से दूर चला जाता है। एमलेट इन चीजों से थोड़ा सा वीक हो चुका था, इसीलिए वो ओल्गा से जाकर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर राजा फिश के सैनिकों को ये बात पता चलेगी तो वो हम पर हमला करने जरूर आएंगे। लेकिन ओल्गा एमलेट को उसके विजन के बारे में बताती है कि कैसे वो उसके अंकल फिश से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है और उसका ये विजन खत्म हुए बिना वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो इसीलिए एमलेट ओल्गा की बात सुनकर वहीं रुकने का डिसाइड करता है। अगले दिन जब राजा फिश को ये पता चला कि उसका बेटा मर चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसका पूरा शक एमलेट के ऊपर चला गया था। इसीलिए अब राजा फिश एमलेट के सभी साथियों को सामने रखकर एक एक करके मारने लगा। अंत में जब बारी आती है ओल्गा की और उसने उसके गले पर चाकू रख दिया था, तब जाकर एंट्री होती है एमलेट की। एमलेट तो राजा फिश से सारी बातें कहने लगा कि किस तरीके से वो उसका गुनहगार है, तुम बाकी लोगों को सजा क्यों दे रहे हो। एमलेट ने तो ये भी रिवील कर दिया कि राजा फिश के बेटे को उसने ही मारा है और अगर वो चाहता है तो आकर अपने बेटे का दिल लेकर जाए। इस बात से राजा फिश को गुस्सा आया और उसने कई सैनिकों को एमलेट को जान से मारने का आदेश दिया। सभी एक साथ एमलेट के ऊपर टूट पड़े थे और एमलेट भी उनका अच्छी तरीके से सामना कर रहा था। अब यहाँ इस मौके का फायदा उठाकर एमलेट ने ओल्गा को कह दिया था कि वो यहाँ से दूर भाग जाए। ओल्गा वहाँ से चली तो जाती है, पर सैनिकों की संख्या बढ़ने के कारण एमलेट नहीं लड़ पा रहा था। थोड़ी देर के अंदर ही राजा फिश के सैनिक एमलेट को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लिया जाता है। राजा फिश यहाँ एमलेट को इतनी आसानी से तो मारना नहीं चाहते थे। वो उसे पहले टॉर्चर करेंगे और फिर अंत में उसकी जान लेंगे। एमलेट को काफी टॉर्चर करके एक कमरे के अंदर बंद किया गया था, जहाँ उसे पूरी रात इसी तरीके से छोड़ दिया गया। पर थोड़े समय के अंदर हमें एमलेट के पास कई सारे क्रूज दिखाए जाते हैं। पता चला कि एमलेट के पास उसके फादर लैंग की आत्मा आ चुकी है और वो उन्हीं सारे क्रूज की मदद से एमलेट को वहाँ से टेलीपोर्ट करके लेकर जाती है। अगले मोमेंट में जब राजा फिश अपने सैनिकों के साथ उस कमरे में आते हैं तो उसे वहाँ एमलेट दिखाई नहीं दे रहा था, यानी एमलेट एक सही जगह पर पहुंच चुका है।
एमलेट और ओल्गा तो एक साथ किसी गांव में मौजूद थे जहां वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। दोनों आपस में बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वो कहीं दूर जाकर वो अपनी जिंदगी बिताएंगे। ओल्गा और एमलेट एक नाव पर बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा बढ़ चलते हैं दूसरे आइलैंड की तरफ। इस मोमेंट पर ओल्गा ने बताया कि वो मदर बनने वाली है। ये बात सुनकर एमलेट खुश भी था और दुखी भी। इसीलिए अब एमलेट ने डिसाइड किया कि वो किसी भी हालत में जाकर फिश से बदला लेकर आएगा, क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया तो फिश उसकी बेटे की जान ले सकता था। एमलेट अब अपने एक साथी को बोल देता है और उसे ओल्गा की जिम्मेदारी सौंपता है। ओल्गा तो यहाँ एमलेट को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर एमलेट रुकता नहीं। एमलेट सिर्फ इतना कहकर चला गया कि हमारे साम्राज्य का नया राजा हमारा बेटा ही बनेगा। एमलेट नदी में कूदकर वहां से वापस आइलैंड की तरफ आ जाता है। ओल्गा बेचारी बहुत दुखी होकर जाने लगी। साम्राज्य में वापस लौटते ही एमलेट ने ये नोटिस किया कि कई सारे सैनिक एक दूसरे को खुद ही मारकर मर रहे हैं। अब ये अनजान चीज कैसे और कौन कर रहा था ये उसे नहीं पता होता, पर एमलेट अब लगातार सामने आने वाले सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता रहा। एमलेट तो अंदर जाकर सारे गुलामों को आजाद कर देता है, पर तभी उसके पीछे से उसकी मदर ने हमला कर दिया। वो तो एमलेट को खत्म करने की कोशिश करने लगी, बट एमलेट अब गलती से तलवार चला देता है जिससे उसकी मदर मारी गई। अब उस जगह पर फिश आ चुका था जो एमलेट की मदर को उठाकर बोलता है कि तुम मुझे अब हेल में मिलना जहाँ पर हम फाइट करके डिसाइड करेंगे। अगले मोमेंट में हमें फिश और एमलेट हेल में दिखाए जाते हैं जो तलवार लेकर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर अब एंड में पता चला कि उन दोनों ने ही एक दूसरे को तलवार मारकर जान ले ली है। एमलेट ने फिश को मारकर अपना बदला ले लिया और फिश ने एमलेट को भी मार दिया। दोनों इस तरीके से खत्म हो जाते हैं और हमारी कहानी भी यहाँ पर एंड हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।